हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड के इलास्टिक बिहेवियर से आप क्या समझते हैं, उस पर हमारा बेसिक फोकस होगा। तो देखिए, हम जब रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो भी प्रैक्टिकली हम एज्यूम करते हैं कि जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच जो डिस्टेंस है इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रिजिड बॉडी। बट इन रियल लाइफ ये जो कंडीशन है वो हमेशा फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वी यूजुअली थिंक दैट द सॉलिड्स आर बीइंग वेल सॉलिड्स। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी सॉलिड्स है, जैसे स्टील बॉल है या स्टील का रॉड है, वो क्या होता है, एक सॉलिड की तरह है। बट एनी मटेरियल चाहे वो प्लास्टिक होगा, ठीक है, या कंक्रीट हो या स्टील हो, वो सब स्ट्रेच होते हैं। और किस तरह से स्ट्रेच होते हैं, जैसे कि जो स्प्रिंग लाइक मॉलिक्यूलर बाउंड्स एक्सपेंड्स। तो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले स्लाइड्स में ये देखेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, क्या एक रॉड है, दिस इज अ सॉलिड रॉड व्हिच इज क्लैम्प्ड एट वन एंड। एक एंड पे क्या है, ये रॉड जो है इसको क्या कर दिया गया है, तो क्लैम्प कर दिया गया है। ठीक है, यू कैन सी हियर कि सॉलिड रॉड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, और अदर एंड पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब आप एक फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स इस तरह का नेचर है इस फोर्स का कि इट इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, एज यू कैन सी हियर, दिस इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो क्या होगा कि जब आप इसको खींचेंगे तो पुलिंग फोर्स स्ट्रेचेस द स्प्रिंग लाइक मॉलिक्यूलर बाउंड्स। तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बाउंड्स स्प्रिंग लाइक क्यों होता है, स्प्रिंग की तरह मॉलिक्यूलर बाउंड क्यों होता है, इसको देखेंगे। और क्योंकि यही मेन बेसिक है कि आखिर जो इलास्टिक बिहेवियर है वो सॉलिड में क्यों पाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यू कैन सी हियर दैट अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू एंड, और इस दोनों एंड से क्या हो रहा है, तो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। और जैसे ही ये फोर्स रिप्लेस्ड होता है, हटता है, तो आप देखते हैं कि बॉडी अपना नेचुरल शेप रिगेन कर ले रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स आर अप्लाइड द बॉडी मे गेट डिफॉर्म्ड। जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको बेसिकली मैं डिफॉर्मिंग फोर्स की बात कर रहा हूँ, दिस एक्सटर्नल फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या है ये, दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आपको पता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है तो मोशन क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे मोशन नहीं क्रिएट होता है। यहाँ पे बॉडी का जो है कॉन्फ़िगरेशन, उसके मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाता है। तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड बॉडी में गेट डिफॉर्म्ड। और जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि जब ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, जो बेसिकली क्या करता है कि ट्राई टू रिस्टोर द बॉडी इन इट्स ओरिजिनल शेप। तो कहने का मतलब जब ये डिफॉर्म हुआ तो डिफॉर्मेशन के दौरान इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ, जो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को इसके ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको उसके ओरिजिनल शेप में ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, वो डिपेंड करता है क्या चीज, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। सॉलिड बॉडी आपका किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। सो द extent to which the shape of the body is restored when the deforming force is removed varies from material to material. तो ये जो प्रॉपर्टीज है, the property to restore the natural shape, ये जो प्रॉपर्टीज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड का अपने नेचुरल शेप को रिस्टोर करने का प्रॉपर्टी, ठीक है, या नहीं तो आप कह सकते हो कि टू अपोज द डिफॉर्मेशन। क्योंकि आप देखो तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स अचानक से पैदा नहीं हो जाता है, वो ग्रेजुअली पैदा हो रहा होता है। ठीक है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप डिफॉर्म कर रहे हो वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर पैदा हो रहा है। तो कहने का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जो डिफॉर्मेशन को रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है किसी ऑब्जेक्ट का, द प्रॉपर्टी टू रिस्टोर द नेचुरल शेप और टू अपोज द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है। तो अब देखो, इलास्टिसिटी मतलब जो होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट के हिसाब से बेसिकली तीन टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट इज द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कैसा होता है कि अगर कोई वस्तु कंप्लीटली गेन कर लेता है अपने नेचुरल शेप्स को, ठीक है, इफ ए बॉडी कंप्लीटली गेन्स इट्स नेचुरल शेप
आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद अगर कोई बॉडी अपने नेचुरल शेप गेन कर लेता है, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कंप्लीटली गेन कर लिया तो उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि रियल लाइफ में परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऑफ कोर्स एक मैक्सिमम परसेंटेज तक तो रिस्टोर हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो आप देखेंगे वो विल नॉट बी परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक का डेफिनेशन क्या है कि एक बॉडी जो कंप्लीटली गेन कर लेता है अपने नेचुरल शेप को आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी क्या होता है कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इन द डिफॉर्म्ड स्टेट, अगर कोई वस्तु डिफॉर्म्ड स्टेट में ही रह जाता है, ठीक है, एंड डज नॉट इवन पार्शियली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, और इवन थोड़ा सा भी अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक बॉडी। मतलब जैसे देखो मट्टी का आपने देखा होगा, कोई कुम्हार जब मट्टी के साथ काम करता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, एक लंप ऑफ मड है, मतलब लंप ऑफ सॉइल है, गीला है। जब इस पे ये फोर्स अप्लाई करता है तो जिस परिस्थिति में ये अप्लाई करने के बाद रहता है, वो फोर्स जब हटाता है तो वो ऐसा ही रह जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स जो उस लंप ऑफ मड, लंप ऑफ सॉइल पे लग रहा है, जैसे ही उस फोर्स को हटाएगा तो वो जो सॉइल है ना, वो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। कहने का मतलब ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंप्लीटली परफेक्टली इनइलास्टिक कहलाते हैं, या प्लास्टिक बॉडी इसको हम लोग कहते हैं। सो इफ ए बॉडी रिमेन्स इन द डिफॉर्म्ड स्टेट, अगर कोई वस्तु अपने डिफॉर्म स्टेट में ही बना रहता है एंड इवन पार्शियली भी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करने की कोशिश नहीं करता है, कब, जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। जैसे लंप ऑफ, ये क्या है, बेसिकली दिस इज ए लंप ऑफ सॉइल है, ठीक है। या फिर आप पुट्टी देखोगे, पुट्टी को जब आप गीला कर लो और जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो वो भले ही डिफॉर्म होगा, लेकिन जब मोमेंट यू रिमूव द फोर्स तो वो जैसा है उसी परिस्थिति में पाया जाएगा। तो उसको हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। और पार्शियली इलास्टिक क्या होता है, जनरली हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो कुछ हद तक तो जरूर ही अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने की कोशिश करते हैं। सो दे आर पार्शियली इलास्टिक बॉडी। और पार्शियली इलास्टिक बॉडी क्या होता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो पार्शियली, पूरा का पूरा वो अपने ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर पाता है, लेकिन पार्शियली अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर पाता है, तो उसको हम लोग पार्शियली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि क्यों कोई वस्तु परफेक्टली इलास्टिक है, कोई प्लास्टिक है, या ये जो इलास्टिसिटी के इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी वस्तु में आखिर आ कहाँ जाते हैं। Of course you will have these questions in your mind, और इसी के लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है। लेकिन इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये समझ जाएं कि जितने भी रियल रिजिड बॉडीज होते हैं, ऑल रियल रिजिड बॉडी टू सम एक्सटेंट आर इलास्टिक। इसलिए जो भी आपको वस्तुएं आपके रियल लाइफ में दिखते हैं वो कुछ हद तक इलास्टिक होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके डायमेंशंस को। डायमेंशन मतलब लंबाई को बढ़ा सकते हैं, घटा या कंप्रेस कर सकते हैं, या वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो वी कैन चेंज देयर डायमेंशंस। कैसे कर सकते हैं, बाय पुलिंग, या तो उसको पुल करेंगे, जैसे पेन है, आप मुझे एक ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो ऑफ कोर्स ये जो है स्ट्रेच होगा। तो बाय पुलिंग और बाय पुशिंग, या तो उसको कंप्रेस करना है तो हम इसको ऐसे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगा, या तो ट्विस्टिंग, ठीक है, या नहीं तो कंप्रेसिंग देम। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी रियल लाइफ में रिजिड बॉडीज हैं वो कुछ हद तक इलास्टिक है। और इलास्टिक के कहने का मतलब है कि हम लोग उसके डायमेंशंस को स्लाइटली बदल जरूर सकते हैं, बाय पुलिंग, बाय पुशिंग, बाय ट्विस्टिंग, बाय कंप्रेशन, ठीक है। अब अगर इसका एक रियल फील आपको चाहिए, इफ यू वांट टू हैव ए फील कि भैया किस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में ये बदलाव होगा, तो आप एक कंसीडर करिए कि एक स्टील, वर्टिकल स्टील रॉड है 1 मीटर का। मतलब सपोज करो कि ये सीलिंग है और इस सीलिंग से 1 मीटर का रॉड जो है सो है, ठीक है। दिस इज अ 1 मीटर, नियरली कितना है, ये 1 मीटर का रॉड है। और ये बेसिकली क्या है, ये स्टील रॉड है। दिस इज अ स्टील रॉड है। और इसका डायामीटर, मतलब ये जो होगा, ये जो इसका जो ये डायामीटर है, कहने का मतलब ये है कि दिस इज द डायामीटर। तो इसका जो डायामीटर है वो क्या है,
तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज अटैच टू ए फैक्ट्री सीलिंग, ये जो है ये मान लो ये रॉड क्या है, ये फैक्ट्री सीलिंग, ये हो गया फैक्ट्री सीलिंग से अटैच्ड है। इफ यू हैंग ए कॉम्पैक्ट कार फ्रॉम द फ्री एंड, मान लो कि कोई भारी भरकम चीज, सपोज करो इसने क्या किया कि एक कॉम्पैक्ट कार ही उठा लिया, ठीक है, एक कार लिया और इस कार को जो है सो इस स्टील के साथ लटका दिया, ऑब्वियसली ये भारी चीज है। इफ यू हैंग ए कॉम्पैक्ट कार फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ सच बॉडी द रॉड विल स्ट्रेचेस, तो ये जो रॉड होगा, ये जो रॉड है, इस रॉड की लंबाई में क्या होगी, बदलाव होगी, रॉड क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, ये क्या होगा, इट विल स्ट्रेचेस बट ओनली बाय 0.5 mm। प्रैक्टिकली जब आप इसको मेजर करोगे तो केवल 0.5 mm ही वो स्ट्रेच होगा। कहने का मतलब है कि इट बेसिकली कितना परसेंट, 0.05%, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि द रॉड विल रिटर्न, जैसे ही आप उस लोड को जब हटाओगे, इस कार को जब हटाओगे, तो ये रॉड अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगा, जो इसका जो लंबाई है 1 मीटर का, वो 1 मीटर ही रह जाएगा। एंड दिस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्टील रॉड, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कि कॉज ऑफ इलास्टिसिटी में थोड़ा सा घुसने की कोशिश करते हैं कि ये इलास्टिसिटी तो दिख रहा है लेकिन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इलास्टिक नेचर। तो देखो भाई, कोई भी चीज का जो आकार है, जैसे ये पेन है, इसका पेन का आकार जो इस तरह का शेप है, तो ये शेप ऐसा क्यों है, हमने बनाया है, ऑफ कोर्स हमने बनाया है, लेकिन हम जो बना पाए हैं उसको बना पाने के पीछे क्या है, इस तरह का शेप उसने क्यों ले रखा है। क्योंकि देखो हर शेप के बिहाइंड क्या रीजन है कि आपको पता है कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट किस चीज का बना होता है, ये मॉलिक्यूल्स और एटम्स का बना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बने होते हैं। और आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स किस चीज का बना होता है, ये एटम्स बना होता है आपको न्यूक्लियस का, इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, एक्चुअली में इसमें प्रोटॉन है एंड साथ में न्यूट्रॉन है, और इनके बीच जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द शेप एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस। उसी तरह से एटम को शेप और साइज को निर्धारित कर रहा है, एटम का शेप और साइज निर्धारित हो रहा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक्ट होता है, इन फोर्सेस की वजह से एटम का शेप निर्धारित होता है। और उसी तरह से मॉलिक्यूल का शेप कैसे निर्धारित होता है, जो एटम्स जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके बीच जो फोर्सेस हैं उससे, उसकी वजह से उसका शेप निर्धारित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वही किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को निर्धारित करते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे एक्चुअली में चेंज होता है उसको समझते हैं। किसी भी सॉलिड में, अभी तो सॉलिड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप दो मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हो गया ये और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये, और ये क्या है, इनके बीच जो अभी सेपरेशन है वो मान लो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी सेपरेशन है, तो उस सेपरेशन पे क्या होगा कि इनके बीच इंटरेक्शंस लगभग 9 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लार्जर सेपरेशंस होते हैं तो इनके बीच जो इंटरेक्शंस 9 के बराबर होगा, फोर्स काफी वीक होंगे। अब ये जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मूवमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पे प्लॉट किया गया है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट किया, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। और ये हो गया आपको डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू मॉलिक्यूल। अब कहोगे सर आप तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम्स के बीच भी जो है सो पोटेंशियल एनर्जी का यही मतलब वेरिएशन होता है, ठीक है। दो एटम्स जब आप लोगे तो कंसिडरेशन सेम ही होता है। तो होगा क्या, जैसे कि जब दो मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस है, लार्ज सेपरेशंस पे हैं, तो उनके बीच बहुत ही वीक अट्रैक्शन फोर्सेस एक्ट करता है, ठीक है। और जैसे जैसे देखोगे ये जो आपका है, ये क्या दिखा रहा है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे देखोगे ये एसिम्प्टिक है, मतलब यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट जैसा कोई चीज पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके एसिम्प्टिक है मतलब। और ये जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ोगे तो सेपरेशन घटेगा, सेपरेशन जब घटेगा तो आप क्या देख रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव होता जा रहा है। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज दैट पोटेंशियल एनर्जीज आर गेटिंग निगेटिव, ठीक है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले क्या था, जीरो था, आप देखो इन्फिनिटी पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, इनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे निगेटिव होती जा रही है। देखो यहाँ पे ये एक्चुअली में क्या है,
ये हो गया हमारा जीरो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेट, ठीक है। तो जैसे जैसे जा रहा है मतलब डिस्टेंस कम हो रही है, यहां से हम जो सेपरेशन, जब दोनों पार्टिकल के बीच में अब ये सेपरेशन है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा नेगेटिव हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो और नेगेटिव हो गया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट हो रहा है। वैसे भी हमने कहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस जो डिस्टेंस का जो प्लॉट है, इसका जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप बताता है कि फोर्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस घटता है, तो तुम देख रहे हो क्या चीज की फोर्स, क्या जो अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाता है, अट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, तो इनके बीच में क्या है कि मतलब नेग्लिजिबल फोर्स एक्ट कर रहा है, नेग्लिजिबल इंटरेक्शंस हो रहा है। जैसे जैसे ये पास आते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों सिस्टम का, कंबाइंड सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रहा है, तो निगेटिवली होते, निगेटिव में घटते जा रहा है। मतलब क्या चीज है कि ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तभी पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी देखो तो और निगेटिव होते जा रहा है, यहाँ और निगेटिव हो गया पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी कहां पे आ गया, हमारा पोटेंशियल एनर्जी यहां आ गया। कब आ गया, यहां इस पॉइंट पे। कब, जब सेपरेशन मान लो, ये दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन मान लो ये R1 है, ठीक है। जब ये सेपरेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा मान लो U1 है, ठीक है। और जब सेपरेशन हम यहां आ जाता है, मेरा सेपरेशन कहां आ गया, यहां इस पॉइंट पे आ जाता है, तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और निगेटिव हो गया, ठीक है, और निगेटिव हो गया, ये U2 हो गया। तो तुम देख रहे हो कि जैसे जैसे हमारा सेपरेशन घट रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा घटते जा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट आता है, दिस इज R0 पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, R0 पॉइंट है। और इस पॉइंट पे आकर के अगर देखो तो तुम यहां पे देखोगे कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूं, दिस इज दिस वेल, ठीक है। तो यहाँ पे R0 पॉइंट पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब आपको आश्चर्य लगेगा कि जब अट्रैक्शन फोर्स था तो आके चिपक जाना चाहिए था पूरा एकदम, जो है अट्रैक्शन ही तो है, फिर बीच में कहां से जो है ऐसा स्थिति आ गया कि फोर्स मिनिमम हो गया। तो क्या हो रहा है कि जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हो रहा है, तो जैसे जैसे ये नजदीक आ रहे हैं, तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी और घटते जा रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी जब घटते जा रहा है तो एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस आता है, अचीव होता है इन दो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन का, जब क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनका मिनिमम हो जाता है। और इस पॉइंट पे ये जो R0 है ना, ये जो तुम्हारा R0 पॉइंट है, मतलब ये जो मिड पॉइंट है R0, मतलब ये इस सेपरेशंस पे R0 सेपरेशंस पे, इस सेपरेशंस पे क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और जो इंटरेक्शन है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्स क्या है, जो इनके बीच में ATT और ACTIV, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फोर्स जो काम कर रहा था, वो क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है, ये वैनिश हो गया, खत्म हो गया। अब ऐसे भी देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जब उसका तुम स्लोप निकालोगे, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, इसका स्लोप 0 होगा, मतलब फोर्स वैनिश हो गया। तो कहने का मतलब एक ऐसा डिस्टेंस है, एक ऐसा ऑप्टिमाइज डिस्टेंस है जहां पे जाकर के पोटेंशियल एनर्जी दो मॉलिक्यूल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलोगे ये मिनिमम ही क्यों है, इसके आगे क्यों नहीं मिनिमम हुआ, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। तो तुम देखोगे क्या चीज कि इस प्लॉट से ये साफ जाहिर होता है कि जैसे ही इस मिनिमम पॉइंट से और भी नजदीक लाओगे, मतलब मान लो कि तुम्हारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा घट के हो गया, ये यहां आ जाओ, ये डिस्टेंस हो गया। अब तुम्हारा पार्टिकल यहां आ गया, यहां पे जैसे आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी अब क्या होगा, अब ये ज्यादा नेगेटिव था, अब इधर की ओर घट रहा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इधर इस एरिया में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, इसका मतलब इनके बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करते करते उनका एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जहां वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को रिगेन करते हैं, उसके इधर जाएंगे। मतलब अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है ना, अगर डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस आपका क्या ग्रेटर देन R0 होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगा। और अगर D लेस देन R0 होगा, ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। क्या करेगा, रिपल्सिव
फोर्स एक्ट करेगा। और अगर D इक्वल टू आर नोट होगा तो मतलब दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में होंगे, और ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो आप देख रहे हो क्या चीज कि इस आर नोट पोजीशंस पे ही मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल क्या है, तो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में है, ठीक है। और जैसे ही आर नोट से कम होगा, अगर ये सिचुएशंस होगा या ये सिचुएशंस होगा, मतलब फोर्स तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेंगे अपने आर नोट पोजीशन से, वो वाइब्रेट कर। अगर आपने फोर्स डाला दो मॉलिक्यूल के इस कॉम्बिनेशन पे, और अगर उनका डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर नोट से कम या ज्यादा होगा, तो वो आर नोट के अबाउट क्या होंगे, ऑक्सीलेट करने लगेंगे। एक तरह से आप देख रहे हो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो एक तरह से स्प्रिंग फोर्स की तरह है ना। एक इसका एक नेचुरल मतलब कॉन्फ़िगरेशन है स्प्रिंग का। उसके बाद अगर मान लो कि थोड़ा भी आगे पीछे होगा तो ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये दिखाता है कि जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं किसी भी सॉलिड में, वो एक स्प्रिंग के नेचर का है। स्प्रिंग के नेचर का क्यों है, क्योंकि ये जो वेल है, ये जो तुम्हारा ऐसा करके वेल बना हुआ है, देखो ये जो तुम्हारा ये जो कर्व देखा तुमने, ये पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा कर्व है ना। तो ये जो वेल है, ये पॉइंट क्या है, ये जो आर्नेड पॉइंट है, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके इधर अगर यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करने लग रहा है, ठीक है, और इधर अगर ऐड करता है तो रिपल्सिव फोर्स काम करता है। तो एक तरह से तुम देख क्या रहे हो कि ये जो आर नोट पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दो मॉलिक्यूल। अब अगर इसके बीच में थोड़ा भी डिस्टेंस फोर्स लगाओगे, ये मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में, जब आर नोट पोजीशन पे है और आपने फोर्स लगाया, आर नोट से इधर जाएगा तो वो बैक आने की कोशिश करेगा, या इधर जाएगा तो भी वो बैक आने की कोशिश करेगा। तो कम से कम ये तो तुम कह ही सकते हो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो स्प्रिंग की तरह है, ठीक है। और यही स्प्रिंग की तरह जो फोर्स है वो इसको क्या देता है, इलास्टिसिटी देता है। किसी सॉलिड के इलास्टिसिटी के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कहने का मतलब ये है कि ए सॉलिड body is composed of a great many molecules or atoms arranged in a particular fashions, और each molecule is acted upon by the force due to the neighboring molecule। आपने देख लिया है कि कोई भी सॉलिड बॉडी जो है सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, और हर मॉलिक्यूल्स पे उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बहुत एक कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक लेटिस स्ट्रक्चर है, और उसमें आप देख रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल्स जो है इस पे फोर्स इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा लग रहा है। तो इस फोर्स को हम लोगों ने क्या लेके स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट किया। मैंने बताया कि क्यों स्प्रिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर इधर देखो तो इस फोर्स को भी स्प्रिंग की तरह, इस इधर भी हम इसको स्प्रिंग की तरह। ये स्प्रिंग एक्चुअली में क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है ये, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की तरह है, ठीक है। तो सॉलिड टेक द शेप दैट ईच मॉलिक्यूल फाइंड इटसेल्फ इन ए पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब है कि कोई भी सॉलिड जो आकार लेता है, जिसको हम देख पाते हैं, तो वो ऐसे लेता है कि हर मॉलिक्यूल अपने आप को एक मिनिमम इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पाता है। ये सॉलिड के बनने का मुख्य जो है तो रीजन है कि अगर ये सॉलिड बना है तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसने क्या किया है, वो एक ऐसा, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एक ऐसा शेप धारण किया है जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल जो है वो अपने मिनिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के सिचुएशन में है या स्टेबल इक्विलिब्रियम के पोजीशंस में है। तो जब बॉडी डिफॉर्म होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्प्लेस्ड होगा। जब फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। एंड जब डिस्प्लेस होगा और तो ओरिजिनल पोजीशन से तो क्या होगा, तो ओरिजिनल पोजीशन से जब डिस्प्लेस्ड होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बदलेगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बदलेगी तो रिस्टोरिंग फोर्सेस स्टार्ट होंगे एक्ट करना, और जब रिस्टोरिंग फोर्सेस स्टार्ट होंगे तो क्या होगा कि ये ड्राइव देम बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन, तो उसको बैक होकर के ओरिजिनल पोजीशंस में ले जाएंगे। तो दिस इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी। इलास्टिसिटी और किसी भी बॉडी के इलास्टिसिटी का रीजन क्या है कि उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इट कैन बी मॉडल एज ए स्प्रिंग। वो स्प्रिंग की तरह क्यों काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि स्प्रिंग की तरह काम करने के पीछे जो है सो इनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का जो रीजन है, ये जो वेल बन रहा है और इसमें मॉलिक्यूल केवल इसी पोजीशन आर नोट पोजीशन, मतलब इस एक्सिस से आर नोट डिस्टेंस पे ही अपने आप को स्टेबल इक्विलिब्रियम में पाता है। उसके बाद अगर मान लो कि डिस्टेंस इससे कम है, मान लो ये डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है। क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स। और अगर डिस्टेंस मान लो यहाँ है, मतलब ये आर नोट से ज्यादा है, ये डिस्टेंस है, तो इस पोजीशन पे जो पोजीशन क्या होता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्टिव
फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्या चीज कि ये एक स्प्रिंग, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है वो क्या है, स्प्रिंग की तरह है। क्यों है? क्योंकि जब आप इसको इधर ले जाओगे तो उस केसेस में क्या होगा कि इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, और जब इधर ले जाओगे दोनों को जब एक साथ जोड़ोगे तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। सो दैट्स व्हाई एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मॉडल्ड एज ए spring, and this is the reason behind the elasticity of a body. Now in next lecture we will going to study about the stress and strain